गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। ओके, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है। उसमें पहला टॉपिक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दैट इज वोल्टेज को स्टडी किया। ओके, और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन चार्जेस उसको स्टडी किया। ओके, चलो अभी आज का नया टॉपिक है वो आप बराबर समझिएगा। ओके, और उसके बेस हमारे पास दो इंपॉर्टेंट थियरीज रहेंगी फॉर कैपेसिटर। ओके, और उसके बेस ही छोटे छोटे इजी न्यूमेरिकल्स हैं वो भी सॉल्व हो पाएंगे। ओके, तो आज का नया टॉपिक है हमारा दैट इज कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ओके, तो हमने जब फर्स्ट फिजिक्स हमारा चालू किया 12th में चैप्टर नंबर 1 से, उसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू उसको सबसे पहले हमने स्टडी किया था। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के दो टाइप्स है ओनली, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज नेगेटिव चार्ज। ओके, और ये जो भी चार्जेस है वो हवा में तो नहीं रह सकते, वो किसी ना किसी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट पे रहते हैं। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर? तो कैपेसिटर का मीनिंग कि a system which can store the charge. What do you mean by capacitor? So a system which can store the charge, जो सिस्टम चार्ज को स्टोर कर सकती है उस सिस्टम को हम कैपेसिटर बोलेंगे। कैपेसिटर का मीनिंग क्या हुआ? रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझो कैपेसिटर का मीनिंग क्या हुआ। तो कैपेसिटर इट इज एन वन टाइप ऑफ सिस्टम विच कैन स्टोर द चार्ज। ओके, समझ में आया ना? द सिस्टम ऑफ स्टोरिंग द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। ओके, और आगे जाके हम कैपेसिटर में कुछ ऐसे देखेंगे कि कैपेसिटर में दो प्लेट्स रहती है। One is positively charged plate and other is negatively charged plate. Okay, so उसमें दो चार्जिंग प्लेट रहेगी, one is positive charge and other is negatively charged। बराबर, तो वो दोनों थोड़े सेपरेशन पे रहेगी, तो उसको बोलेंगे दो प्लेट्स है दोनों पैरेलल टू ईच अदर, सो उसको बोलेंगे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, उसमें एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है और दूसरे प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज स्टोर होता है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उस पर चार्ज स्टोर हो रहा है, सो दैट प्लेट्स आर कंडक्टिंग प्लेट्स। ओके, सो अगर फुल डेफिनेशन में अगर आप समझ ना पाओ, ओके, तो सिंपली समझो कि कैपेसिटर इट इज एन वन टाइप ऑफ सिस्टम विच कैन स्टोर द चार्ज। ओके, और उसमें दो कंडक्टिंग प्लेट्स को सेपरेशन में रखी हुई होती है। ओके, सो टू सेपरेटेड कंडक्टर्स which can store the charge, which can store the charges is called capacitor। समझ में आया? और दूसरा वर्ड क्या है? कैपेसिटेंस।
तो व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटेंस? ओके, तो किसी भी प्लेट की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी रहती है. ओके, सो दैट कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग द चार्ज ऑफ कैपेसिटर, अ कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज, उस कैपेसिटी को हम बोलेंगे कैपेसिटेंस. उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस. बोलो समझ में आया कैपेसिटर और कैपेसिटेंस? कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज स्टोर करता है, और उसके चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी रहती है कैपेसिटर की, ओके, तो उसको बोलेंगे हम कैपेसिटेंस. ओके, सो उसका सिंबल देंगे हम कैपिटल सी कैपेसिटेंस के लिए. ओके ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा. तो अगर कैपेसिटर पे हम चार्ज बढ़ाते जाएंगे, चार्ज हम अगर इंक्रीज करते जाएंगे, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, ओके, सो चार्जेस बढ़ेंगे तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा ना. V इज इक्वल टू ER. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स वो भी इंक्रीज होगा. समझ में आ रहा है? ओके, सो अगर चार्ज हम इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा. सो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल V. ओके, चार्ज दैट इज Q and potential that is V. ओके, सो Q इज प्रोपोर्शनल टू V, और बीच में से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे तो कोई कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो दैट इज फॉर कैपेसिटर. तो कैपेसिटर के लिए रखेंगे हम कांस्टेंट कैपेसिटेंस. ओके, सो Q इज इक्वल टू CV. Q इज इक्वल टू TV नहीं CV, TV नहीं CV. सो Q इज इक्वल टू CV. तो अगर हमें कैपेसिटेंस यहाँ पे स्टडी करना हो तो C दैट इज इक्वल टू Q बाई V. क्लियर? C इज इक्वल टू Q बाई V. बराबर? ओके, तो कैपेसिटेंस का यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हमें जस्टिफाई करना तो C इज इक्वल टू Q बाई V कैपेसिटेंस के लिए. सो दैट इज कूलम पर वोल्ट यूनिट होगा. ओके, बट जैसे हमने वोल्ट V इज इक्वल टू W बाई Q, जूल पर कूलम की जगह पे डैनियल वोल्टा नाम के कोई साइंटिस्ट के बेस हमने वोल्ट यूनिट चुना, है ना. वैसे ही कैपेसिटेंस के लिए हम दूसरे एक साइंटिस्ट है माइकल फैराडे. माइकल फैराडे उसके रिमेम्बरेंस में ये कैपेसिटेंस का यूनिट लेंगे हम फैराड. क्या लेंगे? फैराड. ओके, और ये जो है वो तो थोड़ा बड़ा नाम है. ओके, सो जैसे न्यूटन में कैपिटल N लिया, वोल्ट में कैपिटल V लिया, वैसे कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड हम कैपिटल F से डिनोट करेंगे. क्लियर? ओके, तो ये जो फैराड है कैपेसिटेंस का यूनिट, ओके, और ये जो कैपेसिटेंस जो फंडामेंटल यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटी है, नई क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, उसके लिए अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला अगर वो जस्टिफाई करना हो तो कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? ये दैट इज 11th का बेस है, डायमेंशनल फॉर्मूला. ओके, सो यहाँ पे ऊपर कूलम है न्यूमरेटर में. सो कूलम का डायमेंशनल फॉर्मूला चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट लेक्चर में किया था. दैट वाज कूलम का डायमेंशनल फॉर्मूला था T1A1 टा. ओके, और डिवाइडेड बाय वोल्ट
वोल्ट का डायमेंशन फॉर्मूला हमने चैप्टर 2 के फर्स्ट लेक्चर में सॉल्व किया था। वोल्ट जूल पर कूलम W/Q। सो जूल का डायमेंशन फॉर्मूला 122 m1L2T-2 डिवाइडेड बाय W/Q जूल पर कूलम, सो डिवाइडेड बाय कूलम। तो वहां से हमने वोल्ट का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया था, दैट इज 1231। उसमें लास्ट के 2 माइनस, ये तो आपको आता है ना, अभी ये बनाया है ना हमने चैप्टर 2 के फर्स्ट लेक्चर में। ओके, सो यहां से अगर हम मिक्सिंग करेंगे तो MLTA का फॉर्म बनेगा डायमेंशनल फॉर्मूला में। तो m दैट इज 1, सो ऊपर जाएगा तो m-1, L2 ऊपर जाएगा तो L-2, T1 यहाँ पे है और यहाँ पे T-3 है, ऊपर जाएगा तो +3, 1 + 3 4, सो T का होगा T⁴ और T4। ओके, और A1 तो ऊपर है, -1 ऊपर जाएगा तो +1, सो A2 हो गया। 1242 1242 होगा। ये डायमेंशनल फॉर्मूला अपना कैपेसिटेंस फैराड का रहेगा। ओके, क्लियर? फाइन। तो ये जो फैराड है वो वैसे तो थोड़ा बड़ा यूनिट है। हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये फैराड के थोड़े छोटे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, छोटा बेस आएगा। ओके, तो न्यूमेरिकल में कुछ ऐसे थे अदर यूनिट्स। ये क्या है? 1 माइक्रोफैराड है। अच्छा, माइक्रो की जगह पे हम कितना 10⁻² लिख सकते हैं। माइक्रो मींस 10⁻⁻⁶। सो 1 माइक्रोफैराड दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ फैराड। ओके, सिमिलरली 1 नैनोफैराड, नैनो मींस 10⁻⁹ फैराड। ओके, और 1 पिकोफैराड, पिकोफैराड इट मींस 10⁻⁻12 फैराड। ये भी आपको आता ही रहेगा डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये तो आप बना सकते हो ना। फिजिकल क्वांटिटी जो है कैपेसिटेंस, वो मैंने यहाँ पे समझाया, तो उसके बेस ये तो आपको क्लियर होगा। ओके, चलो अभी ये टॉपिक हम बाद में देखते हैं। अभी ये टॉपिक को देखो, दैट इज नोट। तो कैपेसिटेंस हमने जस्टिफाई किया, Q इज इक्वल टू TV नहीं CV, तो C इज इक्वल टू Q/V। और a capacitor that is a one type of system which can store the charge। ओके, तो अगर कोई स्फीयर रहता है, स्फीयर, चार्ज स्फीयर, तो उसने भी चार्ज स्टोर करके रखा हुआ है। ओके, सो किसी स्फीयर को भी हम कैपेसिटर की टर्म्स में जस्टिफाई कर सकते हैं। ओके, तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर का जो अगर हमें चार्ज स्फीयर का जो अगर हमें इक्वेशन बनाना हो, ओके, सो दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ चार्ज स्फीयर। ओके, सो कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर C इज इक्वल टू Q/V। ओके, चलो अभी थोड़ा इक्वेशन पे जाते हैं। तो V दैट इज पोटेंशियल। अगर Q चार्ज वाली और कैपिटल R रेडियस वाला अगर कोई स्फीयर, तो पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर क्या रहेगा? तो पोटेंशियल का इक्वेशन क्या है हमारे पास? V इज इक्वल टू KQ/R। तो अगर V की जगह पे अगर हम KQ/R लिखेंगे तो V इज इक्वल टू KQ/R। Q कैंसल होगा और R denominator to denominator है, so that goes in numerator. So we will have C is equal to capital R divided by small k, where what is capital R? That is radius of sphere, and what is small k? That is Coulomb's constant, और उसका वैल्यू कितना है हमारा? बहुत बार न्यूमेरिकल्स में किया, 9 × 10⁻⁹। क्लियर? तो अगर कोई स्फीयर का हमारे पास रेडियस हो, ओके, सो उसका कैपेसिटेंस अगर फाइंड करना हो तो C इज इक्वल टू R/K से सॉल्व कर सकते हैं।
ओके चलो, तो और दूसरा भी है, एक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में भी ये के का इक्वेशन था, वो हमारे फर्स्ट लेक्चर में था ही, हमारे चैप्टर नंबर 1 में। अगर k दैट इज कूलम कांस्टेंट, तो उसकी जगह पे हम एप्सिलॉन 0 भी यूज करते हैं। तो k की जगह पे एप्सिलॉन 0, k का वैल्यू k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो अगर k की जगह पे अगर हम एप्सिलॉन 0 के टर्म में अगर लाना हो, तो k दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दैट इज डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर आल्सो गोज इन न्यूमरेटर। सो k की जगह पे अगर हम ये टर्म लिखेंगे तो क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 न्यूमरेटर में आ जाएगा ना, और दूसरा r तो है ही, सो इट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। ओके, और एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसका भी वैल्यू आपको मालूम है, दैट इज 8.85 into 10⁻⁻12। वो भी हमने कैलकुलेशन में सब किया ही है न्यूमेरिकल्स में। ओके ओके, तो रेडियस अगर हम किसी स्फीयर का दे दे, चार्ज स्फीयर का, तो कैपेसिटेंस r बाय स्मॉल k से फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा एमसीक्यू रखा है, अर्थ भी स्फीयर ही है। ओके, और अगर हम एज्यूम कर ले कि वो चार्ज स्टोर करने वाला सिस्टम है, तो वो हो जाएगा कैपेसिटर। सो अगर कैपेसिटर का जो कैलकुलेट करना हो, अगर हमें वो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, ओके, सो हमें क्या चाहिए, सिर्फ रेडियस चाहिए। तो रेडियस कितना रहता है 11th स्टैंडर्ड में बहुत बार क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज 6400 किलोमीटर। ओके, तो ये जो है किलोमीटर में है, तो पहले मीटर में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाद में कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, सो कैपिटल R 6400 किलो मीन्स 10⁻³ मीटर में। ओके, सो अगर यहां से अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में जाए तो 6.4, यहाँ पे है ना 1 2 3 6.4, तो यहाँ पे और 3 डिजिट्स इंक्रीज होंगे, सो 6.4 into 10⁻⁶। क्लियर? Got it? Okay. So रेडियस हो गया अपना ऐसा यूनिट में। तो कैपेसिटेंस ऑफ अगर स्फीयर का अगर हम फाइंड करना हो, तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू R बाय K फॉर अ स्फीयर। 6.4 into 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय K का यूनिट, K का वैल्यू 9 into 10⁻⁹। 10⁻⁶ minus 9, it will be 10⁻⁻³ और 6.4 divided by 9 that will be 0.711। ओके, सो ये फैराड में होगा। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर यहां से करना हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या होगा 7.11 into 10⁻⁻⁴। ओके, और अगर हमें माइक्रो में कन्वर्ट करना हो, तो माइक्रो दैट इज 10⁻⁻⁶। अगर 10⁻⁻⁶ तो यहाँ पे 3 डिजिट्स में जाएंगे ना। ओके, सो 1 2 3 7 11 into 10⁻⁻⁶, so it will be 711 microfarad। बोलो समझ में आया ये टॉपिक? क्लियर? तो सिंपल, व्हाट इज कैपेसिटर एंड व्हाट इज कैपेसिटेंस, इतना ही आपको समझना है। तो व्हाट इज कैपेसिटर? अ सिस्टम which can store the charge, and what is capacitance? A capacity of capacitor to store the charge, that is called capacitance। और इसके लिए हमें इक्वेशन याद रखना पड़ेगा, that is charge Q is equal to TV नहीं CV, so C is equal to Q by V। Got it? Okay, समझ में आया ना इतना टॉपिक? ओके, अभी ये जो बीच में थोड़ा स्टोरी बेस है, ओके, उसको थोड़ा समझ लो। ओके, टेक्स्ट में भी इतना है तो समझो। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक का मतलब रहता है इंसुलेटर। अच्छा, इंसुलेटर तो आपको मालूम है ना, व्हाट डू यू मीन बाय इंसुलेटर? कंडक्टर
which can pass the charges, but insulator which could not pass the current, that is charge. ओके, करंट को हम चैप्टर नंबर 3 में स्टडी करने वाले हैं. ओके, तो समझो कि किसी प्लेट पे, कैपेसिटर पे अगर हम चार्ज बढ़ा रहे हैं, ओके, सो पोटेंशियल बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है. ओके ओके, इस केस में अपना जो एयर है, एयर, ओके, एयर है वो कौन सा मीडियम है? कंडक्टिंग मीडियम है या इंसुलेटिंग मीडियम है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम है. एयर दैट इज इंसुलेटिंग मीडियम. एयर इंसुलेटिंग मीडियम है. कैसे समझ सकते हो आप? अगर कोई वायर में लाइव वायर यहाँ पे रख दूं तो आप वहां पे बैठे हो सब यहाँ पे, तो मर जाओगे क्या झटके से? नहीं मरोगे ना. हाँ, क्यों? क्योंकि आपके और ये वायर के बीच में जो ये मीडियम है वो एयर मीडियम है, और एयर मीडियम विच कैन नॉट पास द चार्जेस. ओके, सो एयर इज एन इंसुलेटर, दैट इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम. ओके ओके, तो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि कैपेसिटर भी, कैपेसिटर का चार्ज को स्टोर करने के लिए कैपेसिटी रहता है. आप जितने चार्ज स्टोर करोगे उसके ऊपर तो होते जाएंगे, ऐड करोगे चार्ज स्टोर होते जाएंगे. ओके, बट उसका भी कैपेसिटी होता है ना. ओके, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम. अगर मैक्सिमम 10 कूलम तक चार्ज स्टोर किया तो उसके बाद जो भी चार्जेस होंगे वो तो लीक होने चालू हो जाएंगे. ओके, सो चार्ज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा. ओके, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, चार्ज लीक होना बाद में चालू हो जाएगा प्लेट पे से, कैपेसिटर पर से. हाँ, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, जिसमें कैपेसिटर अपना इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी सस्टेन रखता है, चार्ज लीक नहीं होने देता, तो दैट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें चार्ज लीक नहीं हो रहा है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी अपना सस्टेन करके रखा है कैपेसिटर ने, दैट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. A value of maximum electric field for which capacitor sustain its insulating property. चार्ज को लीक नहीं होने देगा, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को सस्टेन करेगा, तो वो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड तक वो करेगा, तो दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. डाइलेक्ट्रिक मीन्स इंसुलेट. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? The maximum value of electric field for which capacitor sustain its insulating property is called dielectric strength. और dielectric strength इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, तो वो एयर मीडियम के लिए कितना है? दैट इज 3 dielectric strength for air medium, that is 3 into 10⁶, 30 lakh. 10⁶ means 10 lakhs into 3, 30 lakh वोल्ट पर मीटर. अगर एयर मीडियम में पर यूनिट मीटर डिस्टेंस पे जो दो प्लेट्स हैं, तो पर यूनिट 1 मीटर डिस्टेंस पे अगर रखेंगे हम और उस पे 30 लाख वोल्ट उतना अप्लाई करेंगे पोटेंशियल, तब एयर कौन सा मीडियम से कौन सा मीडियम बन जाएगा? एयर कौन सा मीडियम है? इंसुलेटिंग मीडियम. उससे वो कौन सा मीडियम? चार्ज लीक होने स्टार्ट हो जाएंगे, सो दैट विल बिकम कंडक्टिंग मीडियम एयर. ओके, सो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर मीडियम इज 3 into 10⁶ वोल्ट पर मीटर. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है. ठीक है सर? तो आपको मालूम है ना पोटेंशियल V
और इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच में रिलेशन V इज इक्वल टू ई आर डिस्टेंस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन E इज इक्वल टू V बाय आर, वोल्ट पर डिस्टेंस, वोल्ट पर मीटर। बोलो समझ में आया ये? समझ में आया ना ये? ओके, सो दैट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्लियर? ओके, कैपेसिटेंस समझ में आया ना? सो उसके बेस कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर भी आ गया समझ में, तो उसके बेस ये एमसीक्यू आ गया, और ये थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट है, तो वो भी आपको समझ में आया होगा। क्लियर हो जाएगा नोट में? ओके, तो इतना आप नोट में कंप्लीट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।